Next question number 11. Question number 11. A body weighs 5.6 kgWt on the surface of Earth. अभी पहले तो kgWt क्या होता है वो समझ लो। अगर आपको याद होगा हमने फोर्स के डिफरेंट यूनिट्स देखे हैं। याद है, फोर्स इन सीजीएस इज मेजर्ड इन डाइन्स, फोर्स इन एसआई इज मेजर्ड इन न्यूटन। सुना है ना, न्यूटन। तो और एक प्रैक्टिकल यूनिट है फोर्स का जिसको तुम बोलते हो किलोग्राम वेट। अभी मैंने नाम यूज किया प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रोसरी किराना दुकान पे लेने गए तो आप क्या बोलते हो? 1 किलो शुगर दे दो, 2 किलो शुगर दे दो, 3 किलो शुगर दे दो। सब्जी लेने गए तो क्या बोलते हो? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, हाफ किलोग्राम। लेकिन तुम एक्चुअली क्या बोल रहे हो? 1 किलोग्राम वेट ऑफ दैट वेजिटेबल, 2 किलोग्राम वेट ऑफ शुगर। तो ये जो kgWt होता है ये फोर्स का ही यूनिट है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। और एक्सेलरेशन मतलब वेट, वेट इज फोर्स, वेट इज फोर्स। तो ये क्या होता है? mg, है ना। वेट इज फोर्स, फोर्स इज ma, लेकिन ये क्या है? g है। तो नॉर्मली तुम वेट कैसे मेजर करते हो? सपोज मास 10 किलोग्राम है तो जी की वैल्यू कितने डालते हो? 9.8। तो क्या होता है? 98 न्यूटन, करेक्ट। लेकिन बहुत बार हम लोग जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर वेट? 60। तो 60 क्या? 60 किलोग्राम। तो तुम एक्चुअली मास बता रहे हो, तुमने जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया। उसको बोलते हैं किलोग्राम वेट। मतलब जब तुम फोर्स के कैलकुलेशन में जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो उसको बोलते हो kgWt। तो यहाँ पे बॉडी का वेट कितना है? 5.6 kgWt। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हाउ मच विल इट बी? हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन अ प्लैनेट whose mass is 1/7 of mass of Earth and radius twice that of Earth? तो एक ऑब्जेक्ट है उसका अर्थ के सरफेस पे वेट 5.6 kgWt। इसी ऑब्जेक्ट का वेट एक प्लैनेट पे कितना होगा जिस प्लैनेट का मास और के मास के कंपैरिजन में 1/7 है, बराबर। और उसका रेडियस और के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। क्लियर? राइट, बराबर ना। तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? मैंने अभी बताया, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। जी क्या होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। अब जब एक ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे लेके गए तो ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं हुआ, मतलब स्मॉल एम कांस्टेंट है और कैपिटल जी भी कांस्टेंट है। तो वेट किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट के स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स थे, ये कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर तुम में से एक को यहाँ से मार्स पे लेके चले गए, तुम्हारा मास चेंज हो गया? नहीं। लेकिन मार्स का और अर्थ का मास अलग अलग है क्या? यस। रेडियस अलग है क्या? यस। तो वेट चेंज होगा क्या? यस। तो सॉल्यूशन, वेट ऑन दैट प्लैनेट अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेडियस के स्क्वायर को। तो आर ई अपॉन आर पी का स्क्वायर। वेरी गुड। तो डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू ई इक्वल टू एम पी बाई एम ई। व्हाट इज एम पी बाई एम ई? 1/7 है ना। एम पी बाई एम ई कितना है? 1/7। व्हाट इज आर ई बाई आर पी? आर ई बाई आर पी 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर। तो वेट on planet upon weight on earth is 1 upon
28, 2 square is 4, 4 7 is 28. So weight on planet is equal to weight on earth upon 28. What is weight on earth? दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5.6 upon 28. तो ये आ जाएगा 56/28 into 10⁻⁻1, 1 and 2, मतलब 0.2 किलोग्राम वेट है क्या आंसर में? 0.2 9 पॉइंट नहीं हो सकता, ये करेक्ट है। तो हमने अब तक वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब विथ हाइट, विथ डेप्थ और विथ लैटिट्यूड, 3 टॉपिक्स हमने देखे थे वेरिएशन ऑफ जी की। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट? GH इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये कब यूज करते हो? व्हेन द हाइट इज लार्ज। या फिर GH इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर, ये कब यूज करते हो? व्हेन द हाइट इज लेस देन 320 किलोमीटर मोर और लेस। हमने देखा था व्हाट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ, क्या था? GD इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। फिर हमने देखा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, वो क्या था? जी थीटा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब एक और टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ शेप ऑफ अर्थ। तो लास्ट वेरिएशन इन जी विथ शेप ऑफ अर्थ, छोटा टॉपिक है, इजी है। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन जी विथ शेप ऑफ अर्थ, विथ शेप ऑफ अर्थ। देखो आइडियली हम अब तक अर्थ को एक स्फीयर मानते आ रहे हैं। वी आर बेसिकली ट्रीटिंग अर्थ एज ऑफ नाउ एज अ स्फीयर। अगर अर्थ स्फीयर होगा तो उसका जो रेडियस है वो तुम कहीं पे भी लोगे, इक्वेटर पे लोगे या फिर पोल पे लोगे, तो सेम मिलने वाला है। If you treat Earth as a sphere, then its radius at equator and its radius at pole is the same. लेकिन in reality ये स्फीयर होता ही नहीं है, ये होता है ऑब्लेट शेप। ऑब्लेट मतलब बेसिकली एक्स शेप। तो if it is X shaped, तो उस केस में रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स। तो अर्थ इज बेसिकली फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको याद है हमने सेंट्रीपिटल फोर्स सीखा था, याद है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, mr ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर होता है। ये याद रखना। अब होता क्या है बेसिकली, अगर इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ऑफ कोर्स फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए आपको। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मूला वाइज सेम है, डायरेक्शन सिर्फ उल्टा है। सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है? मास पे, रेडियस और ओमेगा। और ओमेगा एंगुलर स्पीड, बराबर। तो जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा होगा। और आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास को या फिर ऑब्जेक्ट को अवे अवे पुश करता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अवे। वैसे आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होता है ना, उसमें जो ड्रायर सेक्शन होता है, ड्रायर सेक्शन होता है क्या मशीन में? ड्रायर सेक्शन है ना, उसका नाम पता है? साइंटिफिक नेम पता है? सेंट्रीफ्यूज। उसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज। तो जो आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होता है ना, उसका जो ड्रायर का चेम्बर है उसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, क्योंकि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। जब आप ड्रायर को चालू करते हो तो वो ड्रम उसका घूमता है, जो जो ड्रम घूमता है, तो फिर जो कपड़े हैं जो पहले बीच में थे वो कहाँ जाते हैं?
आउटवर्ड, मतलब वो ड्रम के वॉल को चिपक जाएंगे। और उस ड्रम के वॉल में छोटे छोटे होल्स होते हैं, देखे? वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब क्लॉथ्स आर बीइंग पुश्ड अवे, तो उसका जो पानी है वो भी इज बीइंग पुश्ड अवे। कपड़े सुखाने ही है ना, गीले नहीं करने ना हमको, तो पानी को बाहर निकालना है, कहाँ से निकालोगे? दैट इज वाई दो स्मॉल होल। वाई स्मॉल? बड़ा करोगे तो कपड़ा बाहर निकल जाएगा, राइट? तो दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इसलिए सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। आता क्लियर? बहुत काम की चीज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो ऐसा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही रीजन है अर्थ का शेप चेंज होने का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या फिर अर्थ का पार्ट है, और जब रोटेट होगा तो ये जो अर्थ का पार्ट है ये क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। और इक्वेटर पे भी क्या होगा? सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। अब ये बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? रेडियस कहाँ ज्यादा है? अरे ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन का रेडियस कहाँ ज्यादा है? इक्वेटर पे। सर्कुलर मोशन का रेडियस बोल रहा हूं मैं, सर्कुलर मोशन का रेडियस। और जब रोटेट होगा तो जो पोल के पास के पॉइंट्स हैं वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, इक्वेटर पे भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो पोल के पास में जो पॉइंट्स हैं उनका सर्कल छोटा है, ये क्या सर्कल है? ये बड़ा है। तो इसका रेडियस क्या है? ज्यादा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ ज्यादा है? इक्वेटर पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहां ज्यादा होता है वहां पे जो मटेरियल होता है वो ज्यादा बाहर की तरफ जाता है। तो मटेरियल ज्यादा बाहर की तरफ कहाँ जाएगा? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर का शेप जो होगा वो बल्ज हो जाएगा, और पोल्स पोल्स क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे। दैट इज द रीजन कि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होता है और पोल्स पे रेडियस कम होता है। तो अर्थ को हम स्फीयर ट्रीट नहीं करेंगे। तो सो फार वी वेयर ट्रीटिंग अर्थ एज, वी वेयर ट्रीटिंग अर्थ एज अ स्फीयर, बट बट इट इज इन रियलिटी ellipsoid। ellipsoid मतलब बेसिकली एक शेप होता है वो। Therefore, radius at equator is greater than radius at pole. और आपको पता है, what you know is what is acceleration due to gravity? gm by r square. g और m कांस्टेंट है, तो g is proportional to 1 by r square. Correct? So what is gp by ge? gp मतलब acceleration due to gravity at pole upon equator क्या आएगा? re by rp का स्क्वायर। करेक्ट? अगर re इज ग्रेटर देन rp, re इज ग्रेटर देन rp, तो व्हाट इज re अपॉन rp? ग्रेटर देन 1। अरे सिर्फ ये rp को उठा के डिवाइड कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया, बराबर है क्या? इज दिस करेक्ट? यस। re बाई rp ग्रेटर देन 1, तो rp बाई re क्या आएगा? rp बाई re क्या आएगा? इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, तुम ध्यान दो। लक्ष्य असुद्या, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, तो ध्यान दोगे तो समझेगा। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान दो, कहाँ पे रेडियस ज्यादा है, कहाँ पे रेडियस कम है? इक्वेटर ज्यादा है, पोल पे कम है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, आर पी इज लेस देन आर ई? बोल सकते हैं क्या? यस। तो मेरे को बताओ, आर पी बाय आर ई, इसका रेशो क्या होगा? लेस देन 1। बराबर? लेस देन 1 मतलब जैसे 0.8, 0.9, 0.7, लेस देन 1। और एक बात बता दूं, अगर नंबर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या आता है? 1 से छोटा आता है।
जैसे 0.9 उसका स्क्वायर क्या है 0.81, जैसे 0.7 उसका स्क्वायर क्या है 0.49। तो आर पी बाय आर ई इसका स्क्वायर भी लेस देन 1 आएगा। ओके ठीक है। अब हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मैं अगर एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर अपॉन पोल करता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर पी बाय आर ई स्क्वायर। लेकिन ये आर पी बाय आर स्क्वायर खुद 1 से क्या है, छोटा है, तो फिर जी बाय जीपी भी क्या आएगा, 1 से छोटा होगा। तो सिंस आर पी अपॉन आर ई स्क्वायर इज लेस देन 1, therefore GE by GP is also less than 1। इसका मतलब क्या हो गया, GE is less than GP, मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे कम है और पोल पे ज्यादा है। बराबर। ये हमने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद लैटिट्यूड में भी देखा था, अगर आपको याद होगा तो। जीपी की वैल्यू थी जी, और जी की वैल्यू थी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। फिर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है। ये जो केस था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इस केस में हमने अर्थ के शेप को स्फीयर लिया था, सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है तो इतना एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट पोल पे है तो जी, और ऑब्जेक्ट इक्वेटर से पोल पे जैसे जैसे जाएगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, और इक्वेटर से पोल पे आएगा तो जी की वैल्यू कम होगी। बराबर। वहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था और स्फीयर था। हम लोग इक्वेटर पे भी ले सकते थे ऑब्जेक्ट को, पोल पे भी ले सकते थे, बीच में भी कहीं ले सकते थे। यहाँ पे जो जी की वैल्यू चेंज हो रही है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से नहीं है, वो अर्थ के शेप की वजह से है। और हम लोग यहाँ पे दो ही पॉइंट की बात कर सकते हैं, एक इक्वेटर दूसरा पोल। वो डिफरेंस क्लियर, पक्का। तो नोट्स में ना ये आखिरी के स्टेप्स नहीं लिखे, नोट्स में ये आखिरी वाले स्टेप्स नहीं लिखे हैं। क्यों? तो कौन लिखेगा इसको। So we will start with next topic, that is gravitational potential and potential energy। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो समझने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, वी विल सी व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वी विल सी व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप के एनर्जी होते हैं, कौन सी दो टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके पास होता है दो टाइप का एनर्जी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, पता। टोटल फिजिक्स 11th और 12th मिला के तुम कम से कम 5 जगह पे, 6 जगह पे, शायद 6 टॉपिक्स में, 6 अलग अलग चैप्टर में तुमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। और अगर तुमको एक बार समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है और कहाँ से आता है, तो तुमको 6 के 6 टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक समझ में आया, पूरे के पूरे 6 समझ में आए। तो इसलिए पहले पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या और पोटेंशियल एनर्जी क्या। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब
मतलब v है वहां पे, v, v मतलब स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कब होगा? जब वो मोशन में हो। अगर मोशन में नहीं है तो स्पीड कितना है? जीरो है। स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन। क्या बोल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मोशन है उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो अभी इस इंस्टेंट पे आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है, क्योंकि तुम रेस्ट पे हो। बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले जनरल मतलब पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, और हर एक टॉपिक में पोटेंशियल एनर्जी का यही मतलब होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी और अ सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a system, by a system on account of its position, on account of its position. Okay. तो मोशन से रिलेटेड कौन सा एनर्जी? काइनेटिक। और पोजीशन से रिलेटेड कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आता कहां से वो भी समझ लो। अगर मेरे पास सपोज एक सिस्टम है, मेरे पास कुछ मासेस है, मैंने पहले मास को यहाँ पर रख दिया, मैंने दूसरे मास को यहाँ पर रख दिया, मैंने तीसरे मास को यहाँ रख दिया, मैंने चौथे मास को यहाँ रख दिया, मैंने और एक पांचवा मास लाया यहाँ पे रख दिया, मैंने सिक्स मास लाया यहाँ पे रख दिया। बराबर। करेक्ट। तो ये मासेस, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है पता है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बोलते हो कॉन्फ़िगरेशन। जैसे तुम आज बैठे हो, ये एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है। हो सकता है कल, मतलब जो हो गया कल, शायद तुम किसी और जगह पे बैठे थे, तो वो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन था। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसा सेट करने के लिए जो भी वर्क डन हुआ उसको बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन क्यों हुआ? मैंने बोला कि मैंने पहला मास लाया यहाँ पर रख दिया, अपने आप आया था मास, मैंने रखा। मैंने दूसरा मास लाया यहाँ रख दिया, अपने आप आया था? नहीं, हमने उस मास को कहीं से उठा के कहीं पर रखा, मतलब वर्क डन हुआ। और आपको पता है वर्क डन मतलब क्या होता है? एनर्जी। और आपको पता है एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मैंने वर्क किया सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखने में, वो गया कहाँ पे? फिर तुम ही बोल रहे हो वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर जो मैंने वर्क किया सेकंड ऑब्जेक्ट को वहां पे रखने में, कहाँ गया? कहाँ गया वो वर्क? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ मासेस। यहां पे स्टोर हो गया। मैंने तीसरा मास लाया और तीसरे मास को यहां रखा, अपने आप आएगा तीसरा मास? नहीं, वर्क हुआ। वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर कहां गया? सिस्टम में स्टोर हो गया। चौथा मास लाया, सिस्टम में स्टोर हो गया। पांचवा मास लाया, सिस्टम में स्टोर हो गया। करेक्ट। तो ये जो एनर्जी स्टोर होते जा रही है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी या इज द वर्क डन इन अचीविंग अ सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मासेस, या फिर सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। क्योंकि मैं यहाँ पे मास की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल एनर्जी तुम एक टॉपिक में सीखोगे तो हर जगह पे वैसा ही है। यहाँ मासेस की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस की बात होगी। पहला चार्ज लाया, नो वर्क डन, क्योंकि पहले चार्ज को अपोज करने के लिए कोई नहीं होता। दूसरा चार्ज लाया, वर्क इज डन। तीसरा चार्ज लाया, वर्क इज डन। चौथा चार्ज लाया, वर्क इज डन। तो उस केस में एनर्जी, मतलब जो वर्क हुआ वो कहाँ स्टोर हो गया? चार्जेस में। यहाँ पे किसमें स्टोर हुआ? मासेस में। तो भी याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन अचीविंग अ सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
मासेस, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो मासेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। ओके। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको न्यूक्लियर फिजिक्स नाम का टॉपिक आएगा और केमिस्ट्री में भी आएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वहां पे भी लगने वाला है सेम कॉन्सेप्ट। मैं तुमको सिर्फ आइडिया बता देता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या होगा। आपको पता है, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। रिपल करते हैं ना। आपको पता है, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? अरे बताओ। प्रोटॉन्स एंड, वेरी गुड, ये प्रोटॉन्स है। और मान लो ये न्यूट्रॉन्स है। अभी तुमने क्या बोला? टू सेम टाइप चार्जेस रिपेल ईच अदर, तुमने ही बोला, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। फिर तुम ही बोल रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन साथ में बैठे हैं। तुम खुद के ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो यहाँ पे। तुमने क्या बोला? दो पॉजिटिव चार्ज दे विल रिपेल इच अदर। अगर वो रिपेल करेंगे तो एक दूसरे के साथ कैसे बैठेंगे? तो यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो? प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में हैं, है ना? बराबर। तो ये हुआ कैसे, वो भी समझना पड़ेगा आपको। तो जब हमने पहला प्रोटॉन लाया होगा, पहला प्रोटॉन, फर्स्ट प्रोटॉन, नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं अंदर। अब होता ऐसा है कि देर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। एक को आप बोलते हो ग्रेविटेशन, एक को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक को आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज होता है, इन्फिनाइट रेंज होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होता है। होता यह है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जब दो प्रोटॉन को 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे लाया जाए, व्हाट इज 10⁻15 मीटर? डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसे ही दो प्रोटॉन को तुम 10⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे लाओगे, वहां पे नया फोर्स एक्ट होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? रिपेल करता है। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। तो फिर प्रोटॉन अभी क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो प्रोटॉन अट्रैक्ट कब होंगे? जब उनका डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम होगा। और 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होगा तो क्या होगा? रिपल्शन। सही है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि ये जो 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस किया, वो किया कैसे? जबरदस्ती लाए तुम, मतलब प्रोटॉन पे वर्क किया और वो पास में आए। जब तो वर्क हुआ तो वो वर्क कहाँ गया? वर्क तो एनर्जी है, एनर्जी तो क्या नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ गया? स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हो गया। उसको बोलते हो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सुनोगे, केमिस्ट्री में भी सुनोगे, फिजिक्स में भी सुनोगे। तो पॉइंट इज, पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा कहां से आता है? वर्क डन से आता है, हमेशा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन अचीविंग a certain configuration of charges, a certain configuration of charges और मासेस। हमारे केस में मासेस, क्योंकि हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? जो मासेस को साथ में लाने में जो वर्क हुआ होगा, वहां से आया। पक्का यहां तक क्लियर? श्योर श्योर। अब ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं, यहाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझेगा नहीं आगे। यहाँ ध्यान दो, गिरता है तो गिरने तो कुछ क्या ही होने वाला है उसमें। ओके, राइट। अब अगर मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब किया, मतलब मैंने एक भी मास को मूव किया,
तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, राइट, करेक्ट। और वैसे ये मास अपने आप मूव होगा क्या? नहीं, तो इसमें भी क्या होगा? वर्क होगा। नाउ इफ आई वांट टू मूव अ मास, वर्क हैज टू बी डन। और ये वर्क कहाँ गया? वापस से स्टोर हो गया। लेकिन अब इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से ही था। अभी हमने सिर्फ क्या किया? एक मास को मूव कर दिया। तो मास को मूव करने में वर्क हुआ, उस वर्क को क्या बोलोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बराबर, मतलब पहले से पोटेंशियल एनर्जी था, मैंने और वर्क कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इस सिस्टम में 100 जूल का एनर्जी था, और मैंने इसको मूव करने में और 50 जूल लगा दिया, वर्क कर दिया, तो व्हाट इज न्यू एनर्जी नाउ? 150, करेक्ट। तो व्हेन यू मूव वन ऑब्जेक्ट from a certain configuration, work has to be done, and that work done appears as change in potential energy. अब इसका हमारे ग्रेविटेशन के साथ क्या रिलेशन है वो भी समझेंगे, 1 मिनट में समझेंगे, सिर्फ 1 मिनट। ओके, सो इफ इफ any mass is moved in a configuration, then the work done then the work done appears as then the work done appears as change in potential energy, change in potential energy। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, और अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज स्मॉल हो तो क्या लिखोगे? DU। याद है क्या, फिजिक्स में हर एक क्वांटिटी को हम लोग स्मॉल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? D। स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल एरिया dA या ds, स्मॉल वॉल्यूम dV, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du। तो ये du स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? स्मॉल वर्क डन से। स्मॉल वर्क डन क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास सिस्टम तो पहले था ही, सिर्फ मैंने किया क्या? इसको शिफ्ट किया। तो सिर्फ शिफ्ट करने में वर्क तो कम ही होगा, तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क था वो स्टोर हो गया, वो हो गया एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज वर्क डन फॉर्मूला? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, समथिंग इनटू समथिंग। व्हाट समथिंग इनटू समथिंग? समथिंग इनटू समथिंग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये 10 तक ठीक था, 11 में नहीं चलता है। 11 में फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर, राइट। और उधर लिखा भी है मैंने, लिखा है एफ जी डॉट डी एक्स बार। नोट्स में है सब, सिर्फ मैं नोट्स को और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर? ये बेसिक आइडिया था पोटेंशियल एनर्जी का। अभी तक मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चालू ही नहीं किया, अभी करूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन potential energy is the work done in achieving a certain concentration of masses। और अगर उन मासेस में से मैंने एक मास को मूव कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा वर्क हुआ इट अपियर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय एफ बार डॉट डी एक्स बार। यहां तक क्लियर? अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, ध्यान दोगे तो समझेगा। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। अब सपोज दिस इज अर्थ, सपोज हमारे पास एक मास है, मास, सम मास m, एक ऑब्जेक्ट है m, जो इनिशियली अर्थ के सेंटर से आर आई डिस्टेंस पे था, या मान लो कि लेट अस से ए पोजीशन पे था।
अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को ए से लेके जाना है बी पे, नए पोजीशन पे लेके जाना है, आर फाइनल डिस्टेंस पे लेके जाना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? डाउनवर्ड्स। और मैं ऑब्जेक्ट को कहां ले जा रहा हूं? तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा हूं। अपने आप जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? वर्क हैज टू बी डन, राइट? और वो वर्क डन इट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था, ऑलरेडी अर्थ और उस ऑब्जेक्ट का एज अ सिस्टम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने इसलिए बताया कि कॉन्फ़िगरेशन है, फिर तुम एक मास को मूव कर रहे हो, तो वो वर्क क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑलरेडी अर्थ और वो मास थे ना पहले से, तो पहले से पोटेंशियल था क्या? यस। फिर तुमने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ मूव किया? ऊपर मूव किया। तो जो तुमने इसको ऊपर मूव करने में फोर्स लगाया, वर्क किया होगा, इट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? अभी इमेजिन हमको अगर इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मूव करना होता, ए से बी तो जाना है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेके जाना है। तो पहले हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया। कितना स्मॉल किया? डी आर। तो वर्क डन कितना हुआ होगा वो देखना पड़ेगा। सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट थ्रू थ्रू डिस्प्लेसमेंट डी आर एस। और आपको पता है ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क हुआ ना, तो स्मॉल वर्क मतलब क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? एफ बार डॉट डी आर बार। वहां पर डी एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट कैसे नोट किया? डी आर। अभी बोलोगे डी एक्स, अभी डी आर, ऐसा क्यों? कभी ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, कभी वाई में भी हो सकता है, कभी जेड में भी हो सकता है। तो जनरल हम लोग क्या लिखते हैं? डी आर। क्लियर? बराबर? श्योर श्योर? 100% श्योर? अब एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या था? डाउनवर्ड्स। और आपने बॉडी को डिस्प्लेस कहाँ किया? अपवर्ड्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो माइनस, है ना? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड टू ईच अदर। देखो वहां पे दिया होगा, नोट्स में लिखा है, देयरफॉर डी यू इक्वल टू माइनस एफ जी बार डॉट डी आर बार। लिखा है ना? यस। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? जी कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम mass of object upon r, where the small r is the distance from center of earth to the center of object. करेक्ट? अब एक बात बताओ, मैंने अगर रेडियस को या स्मॉल आर को, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रेडियस? सेंटर टू अपवर्ड मतलब सेंटर टू सरफेस, है ना? तो आर कैप का डायरेक्शन क्या होता है? सेंटर से बाहर की तरफ, ऐसे होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन माइनस आर कैप है कि नहीं? यस। तो देखो वहां पे वो भी लिखा है, एफ जी बार इक्वल टू, लिखा है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वेयर, और साथ में आर क्या है ना? लिखा है कहीं तो, लिखा है मैंने, वो देखो लिखा है। यस। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? ओके, गुड। देन therefore du equal to माइनस माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी आर।
डॉट डी आर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आर कैप डॉट डी आर बार. व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा. सही है, पक्का. तो व्हाट इज आर कैप डॉट डी आर बार? आर कैप डी आर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा. मैंने वहां पे शॉर्टकट मारे हैं, यहाँ पे मैं तुमको डिटेल बता रहा हूँ, तो ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो गए कहां से क्या है समझ में नहीं आ रहा. ध्यान यहाँ पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आर कैप. तो आर कैप और डी आर में एंगल कितना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, आर कैप ऊपर, तो डायरेक्शन क्या है दोनों का सेम, तो एंगल कितना है, दोनों में सेम डायरेक्शन मतलब एंगल कितना. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ईस्ट विथ ईस्ट, जीरो. अरे आर कैप का और डी आर का डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना है, जीरो. तो कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, कितना होता है, वन. इसके लिए लिखा नहीं हूं, देखो लिखा है क्या, नहीं लिखा ना. यस. हाँ मैं इंटीग्रेट करूंगा, मुझे पता है मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा क्योंकि पहले इंटीग्रेट करूंगा तो कंफ्यूजन होगा तुमको. बराबर. यूनिट वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड इज वन. ये आर कैप लिखा तुमने, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आर कैप भी वन है, कॉस थीटा भी वन है, तो क्या लिखोगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर. हो गया. हाँ लेकिन ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था इन मूविंग द ऑब्जेक्ट थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तुमको एक्चुअल में कहां से कहां लेके जाना है, ए से बी. तो मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटे छोटे स्टेप लूंगा, पहले ए से यहाँ पे, फिर यहाँ से और ऊपर, फिर बी तक. राइट. हर बार जब हम बॉडी को मूव करेंगे तो हर बार क्या होगा, वर्क डन होगा, और हर बार वो वर्क डन क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. कितना होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर. तो फिर टोटल चेंज कितना होगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होता है डेल्टा यू, ये आता है इंटीग्रेशन से. थोड़े से मेरे को इंटीग्रेशन, मैंने ए से ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर और ऊपर उठाया, फिर और ऊपर उठाया, फिर और ऊपर उठाया, ऐसा करते करते फाइनली बी पे गया. तो हर हर बार जब मैं उसको मूव कर रहा था तो कितना चेंज हो रहा था, एनर्जी डी यू. तो डी यू प्लस 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 डी यू, इन सबको बोलते हो इंटीग्रेशन. सबको ऐड करोगे ना, हाँ तो इंटीग्रेशन. कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक गए थे, और हर बार क्या हुआ, डी यू हुआ. ओके. व्हाट इज डी यू, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर डी आर. ए पे जब पार्टिकल था तो उसका डिस्टेंस कितना था, आर आई. बी पे गया तो कितना हो गया, आर है. तो आपको याद है कॉन्स्टेंट्स को हम इंटीग्रेशन के कहाँ रखते हैं, बाहर. कौन कौन कॉन्स्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यस. एम कांस्टेंट है, यस. छोटा एम कांस्टेंट है, यस. सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, आर. तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कांस्टेंट है, आर आई बाय आर एफ डी आर अपॉन, आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर याद है, याद है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. एक काम करना, ए आर रेस टू माइनस टू लिख देना, क्योंकि आपको कम से कम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स से याद होना चाहिए. एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसा होता है. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर रेस टू माइनस टू, हाँ आर रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन. कहां से स्टार्ट हुआ, आर इनिशियल से कहां तक गया, आर फाइनल तक. व्हाट इज आर रेस टू माइनस टू प्लस वन, माइनस वन. आर रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, आर इनिशियल टू आर फाइनल. ये जो आर रेस टू माइनस वन है इसको मैं वन अपॉन आर लिखू क्या, चलता है. और ये माइनस साइन था वो माइनस लगा गया, यस. आर इनिशियल से आर फाइनल.
और अगर ये आपको माइनस साइन नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो माइनस साइन गायब कर दो, लेकिन लिमिट्स को उल्टा कर दो। फिर ये रूल है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। क्या रूल है? नेगेटिव हटाना है तो लिमिट्स को उल्टा करना पड़ता। हो गया? राइट? बराबर? पक्का पक्का? ओके, तो ये भी स्टेप तुमको कहीं ना कहीं देखने वाला है, उधर ही है। अभी क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो व्हाट इज डेल्टा यू? जी कैपिटल एम स्मॉल एम, 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। तो है क्या ऐसा? यस। तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? तो इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।